दोस्तों नमस्कार। देखो टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम भारत की बात भारत के साथ में आपका स्वागत है। मैं पीके। दोस्तों पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में अगर कोई चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड। पिछले कई दिनों से जेडीयू में बैठकों का दौर चल रहा था। बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई थी और इसका नतीजा सामने आया कि लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष चुन लिया गया। राजनीतिक गलियारों में इनके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो इस घटनाक्रम को ठीक से समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भारत जी। आप सभी इनसे भली भांति परिचित हैं। नमस्कार भारत जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो भारत जी, जेडीयू में पिछले कई दिनों से ये घटनाक्रम चल रहा है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए पीके जी, पिछले 4-5 दिन से हम लोग देख रहे हैं जेडीयू में लगातार बैठकें चलती जा रही हैं और कल लल्लन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया और जैसा कि उम्मीद थी नीतीश कुमार जी दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं जेडीयू के। अब इसके पीछे जो कुछ प्रमुख कारण नज़र आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इन दो के बारे में। जो कारण इसके पीछे मुझे नज़र आता है, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अभी हाल ही में नीतीश बाबू ने कास्ट सेंसस करवाया है, जातिगत जनगणना जिसको हम कहते हैं, और वो करवाने के बाद उनकी सोच यही रही होगी कि जेडीयू के अध्यक्ष पद पर किसी पिछड़े को ही बैठना ज़्यादा मुफीद रहेगा, क्योंकि जो मेरी नज़र में नीतीश कुमार अब लेकर के चल रहे हैं, आगामी लोकसभा चुनावों में जो मेन मुद्दा वो लेकर के चलेंगे वो पिछड़ों और अति पिछड़ों का ही होगा। दूसरा कारण मुझे जो बड़ा कारण नज़र आता है वो ये है कि इंडिया अलायंस में अभी तक नीतीश कुमार जी को संयोजक या उसके समकक्ष कोई पद नहीं मिल पाया है और अपनी बात को ज़्यादा मजबूती से रखने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। अब वो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद की हैसियत से बात करेंगे और जो उनके इंटरेस्ट हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तीसरा एक कारण ये है कि एक नीतीश जी की बहुत खास आदत है कि जब क्रूशियल वक्त आता है तो वो कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके 30 साल की राजनीति से यही नज़र आता है कि जब भी क्रूशियल टाइम आता है, ज़रूरी चीज़ें करनी होती हैं या किसी बड़ी लड़ाई के लिए वो तैयार होते हैं, तो वो कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। और चौथा कारण यही है कि कास्ट सेंसस को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनका मूल मुद्दा होने वाला आने वाले चुनावों में, इसीलिए ये आपको सारा घटनाक्रम नज़र आ रहा है जी कि नीतीश जी जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। सर, मौजूदा राजनीतिक जो हालात चल रहे हैं इसमें यदि देखा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि घबराते हैं तो वो नीतीश कुमार से क्यों घबराते हैं? अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जी। और पहला कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि नीतीश कुमार के पिछले 30 साल के राजनीतिक सफर में उनकी छवि बिल्कुल बेदाग रही है। उन्होंने बहुत सारे पोर्टफोलियो संभाले हैं जी। केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनकी छवि बिल्कुल बेदाग है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई किसी भी सूरत में उनके घर का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता जी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत कम लोग ये जानते होंगे, मैं आपके दर्शकों को भी बता दूं कि नीतीश कुमार जी का एक बेटा है, शायद ये किसी को पता भी ना हो, और उनका बेटा राजनीति से कोसों दूर है। वो एक फ्लैट में रहते हैं और उनकी दुनिया वहीं तक सीमित है। ये बहुत बड़ा बलिदान है नीतीश कुमार का। आज आप देखें तो जितने भी राजनीतिक व्यक्ति आपको मिलेंगे, उनके बच्चे कहीं ना कहीं उन्हीं की फील्ड में या किसी अच्छी फील्ड में एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन अब आप अमित शाह जी को ले लीजिए, उनका बेटा जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड चलाता है, जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। जी जी। मोदी जी के तो बच्चे नहीं है तो उनकी तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन आप बाकी किसी भी नेता को ले लीजिए, सबके बच्चे राजनीति में या किसी अच्छी जगह पर सेटल। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे को राजनीति से दूर ही रखा हुआ, तो वंशवाद का भी उनके ऊपर आरोप लग नहीं सकता। इसके अलावा बहुत ही सिंपल जीवन
जीने वाले व्यक्ति हैं नीतीश कुमार जी। वो कोई 10 लाख रुपए का सूट नहीं पहनते, चार्टर्ड प्लेनों के साथ चार्टर्ड प्लेन्स में घूमते नहीं हैं। और अभी कल भी वो जब दिल्ली आए हैं तो पैसेंजर प्लेन से ही आए हैं। तो ये जो खूबी है वो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो कभी 5 स्टार होटलों में नहीं रुकते हैं। पीछे इंडिया गठबंधन की जब बैठक मुंबई में हुई थी तब भी वो अपने एक दोस्त के यहाँ पर रुके थे, होटल में नहीं रुके। तो उनकी जो सादगी है वो उनकी राजनीतिक धार को और मजबूत करती है। इसके अलावा नीतीश कुमार जी का जो अनुभव है मोदी जी से कहीं ज़्यादा है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नीतीश कुमार को उनसे कहीं अधिक सफल माना जाता है। जो बहुत सारी पॉलिसीज उन्होंने इम्प्लीमेंट की है एक इंजीनियर के तौर पे, इंजीनियर है, वो बहुत सारे और स्टेट्स ने भी अडॉप्ट की हैं और उसके साथ वो लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ रीजनल चीज़ें भी हैं। हिंदी के पक्षधर हैं नीतीश कुमार, ठेठ हिंदी पट्टी के व्यक्ति हैं और जो काम मोदी जी भी नहीं कर पाए वो उन्होंने किया। स्टालिन को नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हिंदी के बारे में आप कुछ ना बोलें जी। तो ये एक बहुत बड़ा उनकी शख्सियत में प्लस पॉइंट है। उसके अतिरिक्त इंजीनियर हैं, एजुकेटेड आदमी हैं, समझते हैं चीज़ों को बारीकी से। एक और बहुत अहम और बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये है कि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता हिंदुओं में भी है और उतनी ही मुस्लिम्स में भी है। वो अटल जी की समाधि पर फूल चढ़ाने जाते हैं तो वो बहुत सारी दरगाहों पर भी जाते हैं और उनके वोट बैंक में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से मोदी जी विपक्ष के किसी नेता से अगर डरते हैं, वाकई में घबराते हैं, तो नीतीश कुमार है। सर, क्या नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं? देखिए, पिछले 3-4 दिनों में तो बहुत सारे लोगों ने घोषित रूप से कह ही दिया था कि वो एनडीए में जा सकते हैं। पर जहाँ तक मेरी समझ कहती है नीतीश कुमार एनडीए में वापस नहीं जाएंगे। उसके कई कारण हैं। मूल कारण ये है, देखिए पिछले बिहार विधानसभा चुनावों में जो कुछ बीजेपी ने उनके साथ किया, सहयोगी होने के बावजूद जो कुछ किया, वो भूले नहीं होंगे अब तक। चिराग पासवान को जिस तरह बीजेपी ने उनके खिलाफ खड़ा किया, बीजेपी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रही थी चिराग पासवान वहाँ से चुनाव नहीं लड़े, और जहाँ जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही थी चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट वहीं खड़े किए और लिटरली अपने वोटर्स से कहा कि आप हमें वोट दो या मत दो, आप अपने वोट बीजेपी में दो। तो जहाँ जेडीयू 15 में 73-74 की सीट्स लाई थी, आंकड़े मुझे ठीक से याद नहीं, अंदाज़ा है, वहीं इस इलेक्शन में 2020 में जनता दल यूनाइटेड आधे पर आ गई। और जनता दल यूनाइटेड के वजूद को बचाने के लिए पहली चीज़, और जो कुछ बीजेपी ने उनके साथ किया है पीछे, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार बीजेपी में जाएंगे। हालांकि जेडीयू का एक धड़ा है, वो काफ़ी कंफर्टेबल हो सकता है बीजेपी के साथ, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो आरजेडी के साथ कहीं बेहतर तालमेल बैठा सकती है, क्योंकि दोनों ही समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं। उसके अलावा इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत हुई और उसके जो सूत्रधार हैं मूल रूप से वो नीतीश कुमार खुद हैं। उन्होंने जून में सबसे पहले बैठक की, ममता जी के पास गए, अरविंद केजरीवाल के पास गए, उनको समझाया कि आप कांग्रेस से बात करें, और इतना सब होने के बावजूद अगर वो एनडीए में जाते हैं तो आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति क्या होगी। फिर दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि एनडीए या भाजपा उनको ऑफर क्या करेगी। भाई मुख्यमंत्री का पद ऑफर करते हैं आगे के लिए, तो मुख्यमंत्री तो वो भी हैं जी जी, अच्छी खासी सीट्स उनके पास हैं, आरजेडी के साथ मिलकर के वो दोबारा फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन भाजपा उन्हें स्पेशल क्या दे सकती है? प्रधानमंत्री पद की तो ऑफर करेगी नहीं, उसके लिए तो मोदी जी हैं। इसलिए एनडीए में जाने का कोई प्रश्न है नहीं। और वैसे भी कल उनकी बातें सुन करके इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा हो गया कि एनडीए में जाने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है।
सर एक आखिरी सवाल है बस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए 22 जनवरी के बाद क्या होने वाला है। देखिए 22 जनवरी के बाद क्या होने वाला है ये तो मैं भी नहीं जानता। नीतीश कुमार जी बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं, और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है जहाँ तक 22 जनवरी के बाद निश्चित ही कुछ बड़ा वो करेंगे, ये बात तय है, करेंगे ज़रूर। जी अब है क्या वो तो भविष्य के गर्भ में है, आप और हमको 22 तारीख के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना तय है कि 22 जनवरी के बाद पटना में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो भारत की बात भारत के साथ में बस इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए देखते रहिए देखो टीवी न्यूज़, यहाँ सच दिखता है।